याद रखें, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में चलते हुए अर्थात इंडियन ज्योग्राफी को यूपीएससी सीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हुए हम काफी आगे तक आ गए हैं। यहाँ पर रिवर्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर रिवर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थी हिमालय की नदियां और एक थी हमारी पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयी नदियों को हमने तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया। एक था इंडस ड्रेनेज सिस्टम, देन ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम और आया था फिर हमारा गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अभी हमारा जो डिस्कशन था वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम को लेकर था, जो कि प्रीवियस वीडियो था हमारा गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इसके पश्चात एक जियोपॉलिटिकल एंगल से काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग और साथ में काफी डिस्प्यूट से भरा हुआ एक और ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। याद रखें कि यहां पर सबसे पहले यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मैंने बता दिया है कि आपको करना क्या है, लाइक करना है, अपना पॉजिटिव रिस्पांस देना है और साथ में इस पूरी सीरीज पर आपको एंगेजमेंट बढ़ाना है, अर्थात इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन कि भाई यदि आप यहां पर अपनी तैयारी को सुगम बनाना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहां पर याद रखें कि P2I बैचेस, स्टडी IQIS हिंदी के P2I बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, जिनकी अंतिम डेट देखने के लिए मिलेगी आपको 30 जून 2024। यदि आप इससे पहले ज्वाइन करते हैं इन बैचेस को तो याद रखिएगा कि विथ AKB लाइव कोड ये आपको मात्र और मात्र पड़ेंगे 25,999 में और यहां पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप और साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, SIP, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। अर्थात 25,999 में आपको इतनी सारी चीजें, इट मींस प्री से लेकर इंटरव्यू तक के लिए सभी चीजें, जितना भी गाइडेंस हो सकता है, जितनी भी हेल्प हो सकती है और सभी इंस्टीट्यूट से ज्यादा यहां पर आपको प्रोवाइड कराएगा स्टडी IQIS हिंदी। क्लियर? तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, परंतु इसके बाद ये थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे, दैट इज वाई मैं ये बात बोल रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। और यदि बात समझना चालू करें हम ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसका उद्गम आपको देखने के लिए मिलेगा चेमाइगडुंग ग्लेशियर से। वेस्टर्न पार्ट की ओर ये प्रवाहित होती, ईस्टर्न पार्ट की ओर ये प्रवाहित होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये मुड़ते हुए देहंग गॉर्ज का फॉर्मेशन करते हुए भारत में आती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे देहंग कहा जाता है, दैट इज वाई देहंग गॉर्ज। और फिर ये नीचे आती है, कई जगह पर इसे संग भी कहा जाता है। और फिर ये आसाम में देखने के लिए मिलेगी और आसाम में इसे एक्चुअल में कॉल किया जाता है क्या, ब्रह्मपुत्रा। इसके पश्चात ये जमुना कहलाती है बांग्लादेश में और वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात सुंदरवन डेल्टा का ये फॉर्मेशन करती है। परंतु याद रखिएगा कि ये रटे रटाए टॉपिक हैं, अर्थात ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। परंतु याद रखिएगा कि यहां पर एक्चुअल में डिस्कशन मैं कुछ अलग तरीके से करने वाला हूं। अर्थात यहां पर यदि यूपीएससी सीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो वो उसका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको तीन देश देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज पाकिस्तान। सबसे पहले आपको नाम लेना है पाकिस्तान का, भाई दुष्ट पाकिस्तान है। क्लियर? पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया मध्य में। क्लियर? और देन इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना। यदि इन तीन देशों का कंपैरिजन करें तो नो डाउट इंडिया इज ग्रेट, बट यहां पर याद रखिएगा कि यहां पाकिस्तान जो प्रॉब्लम इंडस ड्रेनेज सिस्टम के साथ देखता है, किसके सापेक्ष, चाइना के सापेक्ष। यानी कि पाकिस्तान जो समस्या देखता है कि भाई इंडिया कभी भी इंडस ड्रेनेज सिस्टम या फिर इंडस और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल रोककर पाकिस्तान में दो समस्याएं खड़ी कर सकता है। पहली आती है सूखा और सेकंड आपको देखने के लिए मिल सकती है बाढ़। वही सेम समस्या इंडिया भी देखता है चाइना के सापेक्ष ब्रह्मपुत्रा नदी पर, अर्थात और यहां पर दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो यदि आप यहां पर देखें तो इंडिया जो कि मध्य में है, ना ही इसकी पाकिस्तान से बनती है और ना ही, यानी कि दुश्मन है ये तो, और यहां पर चाइना के साथ भी इसके कोई खास, हमारी कोई खास रिलेशन नहीं है, दैट इज वाई। और ये दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि बीच में ये जो इंडिया है, इंडिया के लिए समस्या खड़ी होती है कि भाई ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एक्चुअल में तिब्बतियन प्लेट्यू से आता है और तिब्बतियन प्लेट्यू चाइना के अंतर्गत आता है। और यहां पर चाइना ने पहले ही 4 बांधों का निर्माण कर लिया है और इन 4 बांधों के निर्माण के द्वारा कि एक्चुअल में ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। याद रखें, चाइना कभी भी ब्रह्मपुत्रा में कितना पानी है इसकी जानकारी भारत को नहीं देता, और यदि देता भी है तो यह रॉन्ग होती है।
ये हमें कैसे पता है? तो ये पता है हमें एक्चुअल में कई रिसर्चेस हुई हैं, रिसर्च में रिपोर्ट्स आई हैं, और रिपोर्ट्स में यह जानकारी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बोल रही हैं। क्लियर? और याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात आती है कि यहां पर यदि गलत जानकारी चाइना दे रहा है तो इसके बारे में भारत कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? इसका मेन रीजन यह है कि चाइना द्वारा गलत जानकारी देने के बावजूद हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। चाइना एक बात बोलकर शांत हो जाता है कि भाई यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के जल का 80% सोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा मॉनसून। अब वो मॉनसून चाहे कोई सा भी हो, परंतु मॉनसून पर निर्भर है 80% ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहां पर कब इसमें जल की मात्रा अधिक होगी और कब इसमें जल की मात्रा कम होगी, यह हम नहीं बता सकते हैं, यह चाइना का कहना है। परंतु यहां पर याद रखिएगा कि यह चाइना की एक स्ट्रेटजी है। यहां पर चाइना की बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिनको वो वॉर के कंटेक्स्ट में भी यूज करता है, जिनको वो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करता है। क्लियर? उन सभी के बारे में यहां पर डिस्कशन हम करेंगे। परंतु यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक मैप के द्वारा, जो कि हमारा मेन थीम ही है। यहां पर एक मैप के द्वारा हम स्टार्ट करते हैं और मैप के द्वारा समझना चालू करते हैं एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। चलिए बिना देरी किए आप मेरे साथ आइए। अब आपको पता हुआ है कि भाई इंडिया का मैप क्या है। यहां पर मैं इंडिया का मैप एक छोटा सा ड्रॉ करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूं कि एक्चुअल में यदि आप यहां पर देखेंगे तो कौन कौन से एरिया आपको अगर होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। देखिएगा, दैट इज लद्दाख वाला रीजन, ये है हिमाचल प्रदेश। इससे नीचे आप आएंगे तो दैट इज उत्तराखंड वाला, और ये है नेपाल वाला रीजन। पश्चात इसके जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चलिए, जब आप आगे की ओर आएंगे तो यहां पर है लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, देन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और फिर अन्य छोटे बड़े राज्य। इज दैट क्लियर? और इसके अकॉर्डिंगली हम पहले ही जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये केवल और केवल आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहती हुई देखने के लिए मिलेगी, अर्थात केवल और केवल ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर एक मैप मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का भी। क्लियर? इसके थ्रू आप केवल और केवल गैस करेंगे कि भाई यहां जब मैं मैप बनाऊं तो ये कहां पर प्रवाहित होती हुई मिल रही है। और जब मैं आपको बात करता हूं, आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में यहां पर आपको एक टर्न देखने के लिए मिलता है, कहां पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और इस टर्न को आप बेसिकली नाम से जानते हैं, और यहीं पर चाइना अपनी जियोपॉलिटिकल एंगल से या फिर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को यूज करते हुए भारत के साथ एक प्रकार से हैंड टू हैंड वॉर करना चाहता है, और भारत के लिए वॉर में एक अपर हैंड का यूज करना चाहता है। अब ये क्या है तो जरा वेट करिएगा। तो ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, और जब आप यहां पर आगे की ओर आते हैं तो याद रखें कि ये है इंडिया। इंडिया के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो ये है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम जो कि निकलता है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बेसिकली निकलती है कहां से? मानसरोवर झील के पास से, और कुछ यूं प्रकार से ये मिल जाती है। यहां से आपको गंगा नदी आती हुई देखने के लिए मिलेगी, और ये दोनों मिलकर अर्थात जमुना और पद्मा मिलकर वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। परंतु उससे पूर्व याद रखें आप कि यहां पर दैट इज मानसरोवर लेक, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, कारण यह है कि यहां पर और नदियां हैं जिनको मैंने इंडो शिवालिक वाले पोर्शन में कवर अप कराया था। क्लियर? अब हम डायरेक्टली यहां पर आते हैं। देखिएगा कि एक्चुअल में यदि आप इंडिया में देखेंगे तो हिमालय के उत्तर में, भारत के उत्तर में जो आपको हिमालय का विस्तार देखने के लिए मिलेगा दैट इज यह है ना, कुछ इस प्रकार से आपको जो ये हिमालय का विस्तार देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअल में यदि आप देखें तो हिमालय की उपस्थिति के कारण यह जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यह एक्चुअल में सदर्न टर्न लेती है ना। यानी कि एक्चुअल में यदि देखा जाए तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली और मेनली एशिया के मैप के अकॉर्डिंगली होना यह चाहिए था कि दैट इज भारत, और भारत में फिर आगे की ओर जाने पर यह हमारा स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट होता है। अब होना यह चाहिए था कि एक्चुअल में तिब्बतियन प्लेट्यू से जो रिवर आ रही है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको डायरेक्टली जाना था कहां पर? इस साउथ चाइना सी वाले एरिया में। परंतु बीच में आ गया हिमालय, और बीच में हिमालय के आने के परिणाम स्वरूप यहां पर एक्चुअल में ये जो नामचा बारवा श्रेणी थी या फिर नामचा बरुआ श्रेणी भी इसको कहा जाता है, यहां से इसने सदर्न टर्न लिया, और सदर्न टर्न लेकर यह एंटर हो गई भारत में। और यहां पर सबसे पहले किस राज्य में यह एंटर हुई? तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, अर्थात सबसे पहले यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। फिर इसके पश्चात यह आसाम क्षेत्र में आती है, और आसाम क्षेत्र में आने के पश्चात सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी में प्रवाहित होने के पश्चात मणिपुर राज्य के मेघालय के उत्तर से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। क्लियर? यानी कि ये जो दो कंटेक्स्ट हैं, इन दोनों को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअल में मैं
बताना क्या चाह रहा हूं, यदि हिमालय नहीं होता तो यह जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये डायरेक्टली अपना जल विसर्जित करती कहां पर, इस साउथ चाइना सी वाले एरिया में। परंतु हिमालय के निर्माण के परिणाम स्वरूप घटना यह घटित हुई कि इसने सदर्न टर्न लिया और सदर्न टर्न लेकर यह नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में प्रवेश कर गई और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश करने के पश्चात फिर इसने कई और क्रियाएं की और यही कारण है कि यह भारत में आई। इसीलिए इंडिया और चाइना का यह डिस्प्यूट वाला पार्ट हमें देखने के लिए मिला। अब यदि भारत में ही नहीं होती तो फिर कंटेस्ट ही क्या था। याद रखिएगा कि यहां पर यदि हम देखें तो जस्ट अ सेकंड, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं थोड़ा सा। दैट इज साउथ चाइना सी वाला पार्ट, यानी कि ये बस जो मैंने बताया था वो मैंने यहां पर नोट डाउन किया हुआ है, ये कोई इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया था साउथ ईस्ट एशिया का मैप। अब याद रखिएगा कि अभी तक मैंने क्या बताया है, तो जो समस्या पाकिस्तान इंडिया के सापेक्ष इंडस ड्रेनेज सिस्टम पर देखता है कि भारत कभी भी सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान में सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, सेम एज वेल यहां पर यही समस्या इंडिया चाइना के सापेक्ष ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम पर दिखता है। यानी कि चाइना कभी भी ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी रोककर भारत में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कभी भी सूखा और बाढ़ की स्थिति ला सकता है। तो भाई यहां पर आपके मन में हो सकता है एक डाउट आए, एक प्रश्न आए जो कि बहुत स्वाभाविक है कि जिस प्रकार पाकिस्तान और साथ में इंडिया के मध्य सिंधु जल समझौता है, इंडस ट्रीटी है, तो क्या ऐसी कोई ट्रीटी चाइना के लिए नहीं है या फिर चाइना और इंडिया के लिए नहीं है? तो इसका आंसर है कि इंडिया और चाइना के बीच ऐसी कोई भी ट्रीटी नहीं है। दैट इज वाई यह भारत के लिए और भी टेंशन का विषय हो जाता है। अर्थात यहां पर अब मैं बनाना चालू करता हूं आपके पूरे के पूरे इस इंडस ड्रेनेज सिस्टम का मैप। अब आपको यह बात पता है कि भाई ये है हमारी मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक एक्चुअल में कहां आती है, तो बेसिकली हम इतना ही जानते हैं कि तिब्बत के पठार में यह मानसरोवर लेक स्थित है। परंतु याद रखिएगा कि तिब्बतियन प्लेट्यू पर एक स्थान है, एक काउंटी है जिसे कॉल किया जाता है बुरंग काउंटी, और ये बुरंग काउंटी के समीप ही आपको देखने के लिए मिलेगा कैलाश मानसरोवर वाला एरिया। और ये जो कैलाश मानसरोवर है यहीं पर आपको एक क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अर्थात यहां पर याद रखें तिब्बतियन प्लेट्यू पर या फिर तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर बुरंग काउंटी के समीप से मानसरोवर या फिर इसी को नाम दिया जाता है कैलाश मानसरोवर के समीप से इस ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। और ओरिजिन लेने के पश्चात एक्चुअल में ये किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो याद रखिएगा यह वेस्टर्न डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से आपको फ्लो करती हुई देखने के लिए मिलेगी। अब ये पूरी की पूरी फ्लो हो रही है बच्चे यहां एक्चुअल में ये तिब्बतियन प्लेट्यू पर। अब जब ये तिब्बतियन प्लेट्यू पर फ्लो हो रही है, जस्ट अ सेकंड, एक जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा कि यदि आपको ये पूरे के पूरे नोट्स चाहिए हो, यानी कि यहां पर हम जो जो पढ़ रहे हैं सभी के लिए मैप बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ को या कुछ मेरे वीडियो यहां पर आप हो सकता है जॉब के साथ देख रहे हो या फिर फ्री रहकर ना देख रहे हो, परंतु हाँ एक नॉलेज पर्पज से आप जरूर देख रहे हो कि भाई जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं इसके नोट्स मेकिंग कर लूंगा। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप इन पूरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये चैनल मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और ये सभी पीडीएफ और इवन जितनी भी और वीडियोस हो चुके हैं, लगभग 37 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वहां से आप इन पूरी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट एक बार विजिट नहीं की है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। कारण ये है कि वहां पर मैंने स्पेशल यूपीएससी सीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी को कवर अप कराया है और यहां पर मैं और भी टॉपिक अभी आगे कवर अप कराऊंगा। तो ये पूरी सीरीज यदि आपको पसंद आएगी तो ये मेरे लिए एक प्रकार का एप्रिसिएशन होगा और एप्रिसिएशन के तौर पर मैं और अच्छे से इस सीरीज को आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर एक्चुअल में ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर फ्लो होती है। परंतु मैंने अभी बताया आपको कि हिमालय यदि नहीं होता तो यह साउथ चाइना सी में गिरती। हिमालय है, दैट इज वाई यहां से ये सदर्न टर्न लेती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि एक्चुअल में ये जो जिस एरिया में प्रवाहित हो रही है ना, इंक्लूडिंग कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, अर्थात कुल मिलाकर वह वाला एरिया जो कि माउंटेन है ना, वह वाला एरिया जो कि बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है अपर लेपेरियन, अपर रेपेरियन। इज दैट क्लियर? है ना, इसे कहा जाता है, या फिर इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कि भाई इसका उत्तरी अपवाद क्षेत्र है ना। यहां पर याद रखिएगा ये अपर रेपेरियन है
और इस एरिया में बेसिकली ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये प्रवाहित कहां पर होती है, तो ये पहाड़ों पर प्रवाहित होती है, अर्थात माउंटेन्स पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है शायद पहाड़ों पर प्रवाहित, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यह ब्रह्मपुत्रा रिवर अपने प्रवाह क्षेत्र का लगभग 70% भाग ये हिमालयन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। और इसीलिए इस पर बांध बनाना मुश्किल है। कारण यह है कि इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है, अर्थात यह बहुत ज्यादा तीव्रगामी होती है, स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। और इसीलिए कुछ कंडीशन में जब ये आसाम में आएगी तो इसे बांध तोड़ने वाली नदी भी कहा जाता है ना। और बांध तोड़ने वाली नदी कैसे, तो जस्ट अ सेकेंड आप वेट करें, मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो यह है हमारा कौन सा वाला क्षेत्र, तो यहां मानसरोवर लेक से ये निकली, मानसरोवर के चेमांगनू ग्लेशियर से ओरिजिन लिया। ओरिजिन लेने के पश्चात यह प्रवेश की कहां पर, भारत में। और भारत में किस एरिया से इसने प्रवेश किया, तो जस्ट अ सेकेंड, ये हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिल या फिर ईस्टर्न मोस्ट चोटी के समीप से दक्षिणावर्ती इसने मोड़ लिया। और दक्षिणावर्ती मोड़ लेने के पश्चात इसने किया एक्चुअल में देहंग गॉर्ज का फॉर्मेशन। यह है नामचा बरुआ श्रेणी, और नामचा बरुआ श्रेणी के पास इसने देहंग गॉर्ज का फॉर्मेशन किया। याद रखिएगा, हम केवल इतनी जानकारी जानते हैं कि भाई इसे तिब्बतियन प्लेट्यू पर सांगपो कॉल किया जाता है, परंतु याद रखें कि ये पूरा नाम यारलंग सांगपो आता है। अब इसी से आगे याद रखें कि यह है हमारी नामचा बारवा श्रेणी, और नामचा बारवा श्रेणी के समीप से ही एक्चुअल में इसने जब प्रवेश किया भारत में, तो यहां पर निर्माण हुआ देहंग गॉर्ज का। और देहंग गॉर्ज का निर्माण हुआ वो तो ठीक है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में जब ये गई तो इसके दो नाम हैं, इसके दो नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो मिलता है देहंग, जिसके कारण इसे कॉल कर लिया जाता है देहंग गॉर्ज, इज दैट क्लियर। और जो आपको सेकंड नाम देखने के लिए मिलेगा दैट इज सिहंग, है ना। अर्थात यदि सिहंग का नाम दिया जाए या फिर देहंग का नाम दिया जाए, कुछ स्थानीय नाम भी हैं इसके, परंतु ये दो मेजर नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली देहंग तो सभी को पता होता है, परंतु सिहंग बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो आप अपने माइंड में सेटल डाउन रखिएगा कि इसका एक नाम सिहंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। अब अरुणाचल प्रदेश में इससे दो नदियां आकर मिलती हैं। अब ये दो नदियों का नाम आप मुझे बता सकते हैं कि भाई एक आती है दिबंग और एक आती है देहंग, नहीं, एक आती है दिबंग और एक आती है लोहित रिवर, क्लियर। और ये पासी घाट के समीप एक्चुअल में मिल जाती है किससे, यह अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट के समीप मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। और यदि इन दोनों के ही ओरिजिन की हम बात करते हैं तो एक्चुअल में यहां पर आपको कुछ माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किन माउंटेन्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में वह हिमालयन क्षेत्र जिसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में है, इन्हें कॉल किया जाता है पटकोई बूम पहाड़ी। इन अरुणाचल प्रदेश यहां पर ये पटकोई बूम पहाड़ी से निकलते हैं, और पटकोई बूम पहाड़ी से निकलने के पश्चात पासी घाट में ये किससे एक्चुअल में मिल जाते हैं, तो ये मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर से, क्लियर। दैट इज पटकोई बूम हिल, और पटकोई बूम हिल से निकल रही हैं दिबांग और लोहित नदियां। और जिस ओर से ये एक्चुअल में भारत में प्रवेश कर रही है, यह ब्रह्मपुत्रा रिवर। इस एरिया को कहा जा रहा है ग्रेट बेंड, ये है हमारा ग्रेट बेंड। और यही ग्रेट बेंड डिजास्टर के हिसाब से, आपदाओं के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है। इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन है कि रिसर्च बताती हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्चुअल में यदि भारत ने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि अब आपके उस क्वेश्चन का आंसर कि भाई क्यों भारत भी डैम का फॉर्मेशन नहीं कर लेता नॉर्थ ईस्टर्न में, अर्थात ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। इसका मेन रीजन यह है कि रिसर्च ये बताती है कि भाई यदि भारत ने भी यहां पर डैम का फॉर्मेशन किया जिस प्रकार चाइना ने कर लिया है, जो कि एक वॉर की कंडीशन से बचने के लिए या फिर वॉर में इसका प्रयोग करने के लिए हो सकता है, इसके बहुत सारे एंगल निकल के आते हैं, परंतु याद रखिएगा यदि भारत ने भी यहां पर डैम का फॉर्मेशन किया तो यहां पर एक प्रकार से भूस्खलन, अर्थात जितनी भी प्रकार की आपदाएं होती हैं, भूकंप, भूस्खलन और साथ में अन्य जो आपदाएं होती हैं, उनके आने का बहुत ज्यादा खतरा है। दैट इज वाई कि यहां पर यदि हम देखें तो भारत इस पर विचार कर रहा है कि ये एक्चुअल में हम यहां पर फॉर्मेशन कर सकते हैं डैम का या नहीं कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो वह किस प्रकार किया जा सकता है। और यह बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है यह उस कंडीशन के लिए जब आप वॉर की कंडीशन में हो, अर्थात जब इंडो चाइना वॉर होगा तो कहीं ना कहीं चाइना इसका प्रयोग करेगा ही करेगा, अर्थात चाइना ब्रह्मपुत्रा के जल को रोककर
इस नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत हद तक डैमेज कर सकता है, वहां पर इरिगेशन की समस्याओं को प्रभावित कर सकता है। उस एरिया में आप पाएंगे कि सूखा और बाढ़ की स्थिति ला सकता है। अब सूखा और बाढ़ एक्चुअल में एक साथ कैसे, तो नॉर्थ ईस्ट में जल की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत तो नहीं बोलेंगे, परंतु वहां एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ब्रह्मपुत्र नदी है। और यदि ब्रह्मपुत्र नदी का जल रोकता है कौन, यह चाइना वाला एरिया, यह चाइना, तो यहां चाइना इसके जल को रोककर ट्रांसफर करेगा कहां पर, इसूर। अर्थात यहां पर यदि मैं बात करूं तो इस मैप के अकॉर्डिंगली हम समझे तो यहां पर बना रहा है यह डैम, और डैम के द्वारा इस जल का प्रयोग करेगा इस वाले एरिया में। जी हां, इस वाले एरिया में, है ना। अब यहां पर एरिया में प्रवेश करने का मतलब क्या, कि इसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में जलापूर्ति कम होगी, और जब वाटर की शॉर्टेज होगी यहां पर तो इरिगेशन में समस्या होगी, और जब इरिगेशन में समस्या होगी तो सबसे मेन इशू अर्थात फूड इशू यहां पर निकल के आ जाएगा। और जब फूड इशू निकल के आता है तो किसी भी कंट्री के लिए यह समस्या कि भाई खाने की ही समस्या हो गई है, यह बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। आपको शायद सूखा की स्थिति याद हो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम की, अर्थात 1960-1970 के दशक की जो समस्याएं थी हमारे यहाँ, उस समय भारत का क्रिटिसिज्म एक्चुअल में हुआ ही क्यों था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सर ने यह डिक्लेरेशन दे दिया था कि लोग एक टाइम का खाना खाएं। क्लियर, तो ये सभी कंटेक्स्ट निकल के आते हैं एक्चुअल में किससे, कि भाई किसी भी नेशन, किसी भी देश की जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वह होती है एक तो विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा हो। इकोनॉमी में तो आप बहुत से टॉपिक पढ़ते हैं, परंतु यहां पर याद रखिएगा फूड की पूर्ति करा पाना ये सबसे मेन समस्या रहती है। एक वॉर की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, जनरल सिचुएशन की नहीं, एक वॉर की सिचुएशन की यदि मैं बात करूं तो फूड की आपूर्ति कैसे हो जनता तक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बाधित होता है, सभी क्रियाएं बाधित होती हैं। रसिया यूक्रेन वॉर में आप देखें। क्लियर, तो यहां पर याद रखिएगा कि भारत के कंटेक्स्ट में यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत इस समस्या से कैसे निपटे, क्योंकि चाइना तैयारी कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि भारत उसका जवाब कैसे देता है, उसका प्रत्युत्तर कैसे देता है, और इसी प्रत्युत्तर के लिए वर्तमान में जो भारत है यह विभिन्न प्रकार के समझौतों पर क्रियान्वयन कर रहा है, और साथ में यदि आप देखें तो ये विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा इस मुद्दे को समाप्त करना चाहता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाइना को टैकल भी कर रहा है। तो यदि अब हम यहां पर देखें तो यहां से पर ये प्रवेश करती है कहां, तो एक स्थान मिलेगा, यदि आपने एटलस सामने रखा हुआ है तो एक स्थान मिलेगा, दैट इज सदिया। सदिया से जब ये आगे बढ़ती है तो सदिया से धुबरी तक एक्चुअल में ये प्रवाहित होती है अपनी रैंप घाटी क्षेत्र में, अर्थात यहां पर आपको मिलता है दैट इज सदिया वाला एरिया, है ना। इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, जहां पर इसे एक तो दिहंग और दूसरा सेहंग नाम से जाना जा रहा है। यहां सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने पर तो ये एक्चुअल में प्रवाहित हो रही है किसमें, रैंप घाटी में। इसको गुम्फित जलमार्ग भी कहा जाता है। अब ये रैंप घाटी क्या होती है, तो जब हम फिजिकल ज्योग्राफी क्लास यहां पर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा रैंप घाटी के बारे में, कि कोई भी रिवर किस प्रकार रैंप घाटी का फॉर्मेशन करती है, ये सभी डिस्कशन होते हैं वहां पर। तो याद रखें कि फिर ये एक स्थान है सदिया, और यहां पर आपको एक प्लेस देखने के लिए मिलेगी दैट इज कॉल्ड धुबरी। सदिया से लेकर धुबरी तक ये गुम्फित जलमार्ग रैंप घाटी में प्रवाहित होगी। इसके पश्चात यह मेघालय के उत्तर से प्रवेश कर जाएगी, एक्चुअल में कहां पर, यह प्रवेश कर जाएगी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे कॉल किया जाएगा क्या, जमुना, और जमुना मिलेगी यहां पर पद्मा की धारा से। अब आई थिंक आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यानी कि वही रिपीटेशन जो कि हमने गंगा ड्रेनेज सिस्टम में किया था, दैट इज यह है इसकी एक धारा, है ना। अब ये दोनों ही मिलकर वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा दैट इज सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी। ये मिली, और इसने वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन किया। उससे पूर्व यहां से इसमें एक और नदी समाहित हुई, और इसे नाम दिया जाता है दैट इज मेघना रिवर। अब याद रखिएगा कि यहां पर कुछ रिवर्स के बारे में और कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में मैं जानकारी बता देता हूं आपको। तो जब आप इसके इस अपर रिपेरियन वाले पार्ट को देखेंगे और जब आप लोअर रिपेरियन वाले पार्ट को देखेंगे तो यहां पर बहुत सी रिवर्स आकर इससे मिलती हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें अप्लाई करनी होंगी, अर्थात डायमेंशन आपके कुछ अप्लाई करने होंगे। जैसे इस एरिया में आपको दिखाई देगा क्या, सिक्किम, और सिक्किम में एक ग्लेशियर मिलेगा दैट इज कॉल्ड जेमू ग्लेशियर, दैट इज यह है जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिन हो रहा है, और इसे कहा जाता है बेसिकली तीस्ता रिवर। और यह तीस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है किससे,
जमुना से। परंतु याद रखें कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ एक बात साझा की थी कि एक्चुअल में जो यमुना नदी है ये वास्तविकता में गंगा की सहायक नदी नहीं थी, यह बाद में गंगा की सहायक नदी बनी। और इसका मेन रीजन क्या था, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तर पूर्वी प्रवाह, जिसके कारण मार्ग परिवर्तन किया किसने, यमुना ने। और यह जो सरस्वती की सहायक नदी थी यह बाद में बन गई गंगा की, और यह आज हमको गंगा की दिखाई देती है। और फिर मैंने बताया था कि एक्चुअल में आज से कुछ हजार वर्षों बाद आप देखेंगे यमुना भी विलुप्त हो गई है, अर्थात यमुना पूरी तरह समाहित हो गई है गंगा में। ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा कि ये जो तीस्ता रिवर हमें देखने के लिए मिल रही है, यह तीस्ता रिवर वास्तविकता में ये इस जमुना की सहायक नदी नहीं थी। यह तीस्ता नदी कालांतर में सहायक नदी थी किसकी, इस पद्मा की। परंतु वही बात कि उत्तर पूर्वी प्रवाह जैसे जैसे बढ़ता गया प्रायद्वीपीय भारत का, वैसे वैसे यह तीस्ता नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया। और मार्ग परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में यह जमुना की ट्रिब्यूटरी है या फिर जमुना की सहायक नदी है। अब यहां पर मैं एरिया बता देता हूं, अदरवाइज आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। क्लियर, यह है मेघालय वाला एरिया। अब यहां पर यह जो क्षेत्र आपको देखने के लिए मिला, दैट इज, इसे मैं नाम दे रहा हूं बांग्लादेश वाला रीजन। यहां पर मैं नोट डाउन भी कर देता हूं कि भाई यह है हमारा बांग्लादेश वाला रीजन। भाई एक्चुअल में हमें कैसे पता है कि ये जो तीस्ता रिवर है ये कालांतर में गंगा की सहायक नदी थी या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी थी? तो आपने एक युद्ध का नाम सुना होगा, आई थिंक प्लासी का युद्ध, है ना। ये प्लासी के युद्ध का वर्णन जिन इतिहासकार ने किया ना, उन्होंने बताया था, एक्चुअल में उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी ये बात कि मैं यहां पर तीस्ता नदी के तट पर बैठकर यह वर्णन कर रहा हूं जो कि गंगा की सहायक नदी है। अर्थात वहां पर जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो इस लाइन के द्वारा यह प्रकट होता है, यह सिद्ध होता है कि एक्चुअल में तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, बाद में इसने मार्ग परिवर्तन किया और मार्ग परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह सहायक नदी बन गई किसकी, जमुना की। जमुना की। क्लियर, यहां पर पाप नहीं करना है आपको, जमुना को जमुना रहने देना है। कई बार मैं ये पाप कर देता हूं, है ना, ये नेमिंग में दिक्कत हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब यदि आप यहां पर देखें तो मैं इसकी भी नेमिंग कर देता हूं, दैट इज, ये है हमारा सदिया और ये है हमारा धुबरी वाला एरिया, अर्थात सदिया से लेकर धुबरी तक यह रैंप घाटी वाले एरिया में प्रवाहित होती है। अब इसके मध्य में कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हुई देखने के लिए मिलती हैं, जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब यहां पर इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की भी मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि जब आप उत्तर की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है एक रिवर जिसका नाम है सुबानसिरी रिवर। ये है सुबानसिरी, है ना, जो कि अपना जल विसर्जित करती है इस ब्रह्मपुत्रा में। कहां पर, तो आसाम राज्य में। देन इसके बाद आपको एक और रिवर देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड मानस। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, है ना। और इस जमुना को भी मैं थोड़ा, जमुना को अंदर तो नहीं करता, परंतु थोड़ी सी शिफ्टिंग यहां पर आवश्यक हो जाती है। इसी के आगे से एक और रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है मानस। और मानस नदी पर ही एक्चुअल में स्थित है यहां पर मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये है हमारा मानस नेशनल पार्क। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे नोट डाउन कर दूं। ये हमारा मानस नेशनल पार्क, ये रिवर है सुबानसिरी रिवर, और दूसरी आ जाती है मानस रिवर। इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स और हैं, जैसे कि धनसिरी, पगलादिया, जिया भरेली, मैंने जैसे कि कोपिली, कृष्णाई, है ना, ये और भी कई रिवर्स हैं। मैंने लगभग 15 रिवर्स बताई थी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, है ना, जब मैंने 100+ रिवर्स को कवर अप कराया था। तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें, वहां पर जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं आप उनको एक बार नोट डाउन कर लें। कारण यह है कि ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन आते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट मेन रिवर्स नहीं होती उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। दैट इज वाई आप एक बार वो वीडियो देखें जरूर, आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक आ जाती है मानस, मानस के बाद आ जाती है सुबानसिरी, और मानस ये गुजरती है बेसिकली एक राष्ट्रीय उद्यान से जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस नेशनल पार्क, है ना। तो मानस नेशनल पार्क की मेन रिवर भी मानस ही है। इसी प्रकार याद रखिएगा कि यह ब्रह्मपुत्रा रिवर भी एक नेशनल पार्क से गुजरती है, एक नेशनल पार्क से पास होती है, और इस नेशनल पार्क को बेसिकली नाम दिया जाता है क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। ये है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसमें मेघालय कहां पर है, तो इसके नीचे, है ना, जहां पर उत्तर की ओर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा और नीचे आता है मेघालय, और मेघालय में आपको 4-5 पहाड़ियां देखने के लिए मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड गारो, खासी, जैंतिया, और फिर आ जाती है बराइल, मिकेर, रेंगमा, जो कि कार्बी एंगलोंग पठार वाले रीजन में आती है। ये है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क के, और इसको मैं नोट डाउन करता हूं कुछ इस प्रकार से। अब आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में ये काजीरंगा नेशनल पार्क जाना किसके लिए जाता है ना।
तो आई थिंक आपने मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला मैप देखा होगा, है ना। और यदि नहीं है जानकारी तो भाई मैं बता देता हूं यहाँ पर कि ये एक्चुअल में कई प्राणियों के लिए, यानी कि कई जीव यहाँ पर विद्यमान हैं, परंतु उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन राइनो को माना जाता है ना। ये मेनली इंडियन राइनो के लिए जाना जाता है। यदि आप कभी कार लेने के लिए गए हों, जैसे कि हैरियल वगैरह या फिर पंच वगैरह, इसी राइनो के नाम पर, है ना, इसी काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम पर एक एडिशन भी आता है कार्स का, जिसको हम काजीरंगा एडिशन के नाम से जानते हैं। थोड़ा आपको ग्रीनिश कलर का देखने के लिए मिलेगा, काई कलर का देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो याद रखिएगा ये काजीरंगा एडिशन इसी से प्रेरित है। क्लियर? तो ये मेनली जाना जाता है अपने इंडियन राइनो के लिए। इसके अलावा भी और भी कई पशु जीव जंतु यहाँ पर विद्यमान दिखाई देते हैं, है ना। अब यहां पर उनका डिस्कशन इसलिए नहीं क्योंकि एक्चुअल में इन सभी का डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में हो गया है। एक ही बात बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप एक बार ये सभी वीडियोस जाकर देखें आप कि कितना इंटरकनेक्शन निकल के आ रहा है। यानी कि एक वीडियो यदि मैंने बनाया है तो उसका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन आगे और पीछे इन दोनों ही वीडियो से है। क्लियर? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा मैं हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि आप इन सभी वीडियोस को देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो एक और ये अंतिम रिवर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये अंतिम रिवर कौन सी है? तो इससे नाम दिया जाता है बेसिकली कामेग। ये है हमारी कामेग रिवर, और यह भी अपना जल विसर्जित करती है कहां पर? तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में। इसका भी नोट डाउन, इसका भी नेम आप नोट डाउन कर लें, कामेग या फिर कामेंग, जो भी आपको अच्छा लगे भाई, सुटेबल जो आपके लिए हो। अब यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो यहां पर एक ब्रिज भी आपको इस रिवर पर देखने के लिए मिलेगा। जस्ट जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क मिल रहा है वहीं पर आपको एक ब्रिज देखने के लिए मिलेगा। इस ब्रिज को कहा जाता है बेसिकली बोगीविल ब्रिज, है ना। अब इसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैं यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहां पर ताकि आपको दिखे। इसका नाम है बोगीविल ब्रिज, है ना। अब ये कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बना हुआ है। दैट इज वाई आपको इसका नाम आवश्यक रूप से याद रखना होगा। इज दैट क्लियर? और यहां पर एक और बात कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहीं पर एक जीव और मिलता है जिसे कहा जाता है रेड पांडा। और इस रेड पांडा के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, परंतु याद रखिएगा कि रेड पांडा अभी भारत में वर्तमान में खतरे में है और इसको बचाने के लिए इसे शिफ्ट किया जा रहा है एक्चुअल में सिंगलीला नेशनल पार्क। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई इसको बचाने के लिए कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार की स्थानिक प्रजाति है, अर्थात ये संबंधित क्षेत्र में ही एंडेमिक स्पीसीज है बेसिकली। तो इसे शिफ्ट किया जा रहा है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर आता है? तो यदि आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको नजर आएगा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से कवर अप करने का प्रयास किया। यहां पर ज्यादा मैंने नोट डाउन तो नहीं किया है, परंतु हां बताने का मैंने प्रयास किया कि भाई एक्चुअल में चाइना और साथ में चाइना किस प्रकार इंडिया और बांग्लादेश की समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं और साथ में वॉर की कंडीशन को से निपटने के लिए और भारत को पछाड़ने के लिए किस प्रकार ब्रह्मपुत्रा रिवर का प्रयोग करता है, अर्थात ब्रह्मपुत्रा रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो कि इस प्रकार से है, यह भारत के कंटेक्स्ट में किस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने बताया कि आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसे पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना पॉजिटिव रिस्पांस दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।